नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एम्स नॉर्सेट, ईएसआईसी, जीएमसीएच, पीजीआई चंडीगढ़, एमपीसीएचओ और इसके अलावा उत्तराखंड स्टाफ नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनली। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना बिल्कुल ना भूले। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप चाहते हैं कि वीडियो जो भी नया अपडेट आए इस चैनल के ऊपर आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो बेल आइकन बटन को आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे मैक्सिमम लोग हमसे कनेक्ट हो पाएंगे और इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा पाएंगे। तो क्विकली लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं एक शानदार क्लास की, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू की बेहतरीन एमसीक्यू सेशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज की इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को समझिएगा, ऑप्शन को पढ़िएगा और फिर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, जो लाइक बटन प्रेस करता है उसको ज्यादा समझ में आता है, तो फर्स्ट प्रेस द लाइक बटन एंड देन स्टार्ट द जर्नी। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एन अकोस्टिक न्यूरोमा ब्रेन ट्यूमर। अकोस्टिक न्यूरोमा ब्रेन ट्यूमर जो है उसका मरीज है, उसको केयर दे रहे हो। द लोकेशन ऑफ दिस ट्यूमर वारंट पर्टिकुलर कंसर्न फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो मरीज है, जो क्लाइंट है, उसको है अकोस्टिक न्यूरोमा ब्रेन ट्यूमर। कौन सा ब्रेन ट्यूमर है? अकोस्टिक न्यूरोमा ब्रेन ट्यूमर। उसकी लोकेशन के आधार पे, इस ट्यूमर की लोकेशन के आधार पे, द लोकेशन ऑफ दिस ट्यूमर, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, ये ट्यूमर क्या वारंट करता है, किस चीज की के लिए आपको सावधान कर रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है मरीज को फ्यूचर के अंदर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब एक मरीज को अकोस्टिक न्यूरोमा ब्रेन ट्यूमर है और ये ट्यूमर की लोकेशन के आधार पे क्या वारंट करेगा, क्या चीज के लिए ये आपको चेतावनी देगा कि फ्यूचर में मरीज के साथ में क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, सेकंड ऑप्शन है फ्लूइड वॉल्यूम की प्रॉब्लम हो सकती है, थर्ड ऑप्शन है इंडिविजुअल कोपिंग में दिक्कत हो सकती है और लास्ट ऑप्शन है इंजुरी हो सकती है गिरने की वजह से। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है लेकिन ये जवाब गलत है, कई लोगों ने खोटे जवाब दिए हैं। देखिएगा, अगर आपको पता होगा एकॉस्टिक न्यूरोमा का तो आप इसका जवाब दे पाओगे। एकॉस्टिक न्यूरोमा जो होता है वो बेसिकली ट्यूमर जो होता है जिसकी लोकेशन जो होती है वो होती है सेरिब्रम। किसके अंदर होता है? ये सेरिब्रम के अंदर। ये ट्यूमर जो है वो अफेक्ट करता है 8th नंबर क्रेनियल नर्व को। कौन सी क्रेनियल नर्व को? 8th नंबर क्रेनियल नर्व को। और 8वीं क्रेनियल नर्व का नाम होता है वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व। कौन सी होती है? वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व। इस नर्व का, क्रेनियल नर्व का नाम है वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व। और ये नर्व जो होती है ये बैलेंस और हियरिंग के लिए जिम्मेदार होती है। एक तरह की सेंसरी नर्व है। 8th क्रेनियल नर्व कौन सी नर्व है? सेंसरी नर्व है। कौन सी नर्व है? सेंसरी नर्व है। और इस सेंसरी नर्व का काम होता है हियरिंग के लिए और बैलेंस के लिए। दो नाम है इसके अंदर, एक नाम है वेस्टिब्यूल, दूसरा नाम है कोक्लिया। जो वेस्टिब्यूल है इसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ बैलेंस। ऑर्गन ऑफ बैलेंस, वेस्टिब्यूल को बोलते हैं ऑर्गन ऑफ बैलेंस, जो कि ईयर के अंदर पाया जाता है। और जो कोक्लिया होता है ये भी ईयर का ही पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ हियरिंग। ऑर्गन ऑफ हियरिंग, तो सुनाने वाला ऑर्गन होता है कोक्लिया और बैलेंस वाला ऑर्गन होता है वेस्टिब्यूल। ये जो ट्यूमर है एकॉस्टिक ब्रेन ट्यूमर, ये अफेक्ट करता है वेस्टिब्यूल पार्ट को, मतलब बैलेंस वाले ऑर्गन को। और अगर इसकी लोकेशन के आधार पे हम बात करें तो मरीज का बैलेंस डिस्टर्ब होगा और डिस्टर्ब बैलेंस की वजह से मरीज फॉल डाउन हो सकता है, गिर सकता है। अगर उसका बैलेंस सही नहीं रहा और मरीज गिरेगा तो उसको इंजुरी होने की पूरी संभावना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए? डी, जिसमें लिखा हुआ है इंजुरी फ्रॉम फॉल। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कॉन्स्टिपेशन, फ्लूइड वॉल्यूम और इंडिविजुअल कोपिंग, ये तीनों ही खोटे जवाब है क्योंकि ये इस ट्यूमर की वजह से नहीं होते हैं। तो ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप कुछ नया सीख पाए, अगर आपको कुछ कंसेप्चुअल चीज लगी तो लाइक बटन को प्रेस जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। ऊपर वाला सब देखता है, मोरलिटी अपने पास होनी चाहिए, है कि नहीं है? और शेयर जरूर करें, मैक्सिमम लोगों का मदद कर पाएंगे हम। और अगर आप जिंदा है और आप इंसान है तो मदद करना पहला दायित्व है इंसान का। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
द क्वेश्चन इज आस्किंग ए क्लाइंट इज एडमिटेड विद चेस्ट इंजुरी। सिंपल सा लाइन समझ में आया, मरीज जो है उसको किसकी इंजुरी हुई है, चेस्ट की, इतना समझ में आया। अगला है द नर्सेज असेसमेंट रिवील दैट, नर्स का जो असेसमेंट है वो रिवील कर रहा है, रिवील मतलब बता रहा है, आपके सामने पर्दे खोल रहा है, क्या खोल रहा है, दैट एन एरिया ओवर द राइट क्लेविकल इज पफी, राइट क्लेविकल के जो ऊपर का एरिया है वो थोड़ा पफी है, वो पफी है, एंड दैट देयर इज ए क्रैकलिंग नॉइस विद पाल्पेशन, थोड़ा पफी एरिया है और पफी का मतलब होता है थोड़ा ऐसे सूजा हुआ और इस तरीके का दिख रहा है, और वहां पे जब हम प्रेस करते हैं, पाल्पेट करते हैं तो क्रैकलिंग साउंड आ रहा है। मरीज को चेस्ट इंजरी हुआ था और उसका राइट क्लेविकल का ऊपर का जो एरिया है वो थोड़ा क्या हो चुका है, पफी हो चुका है, और वहां पे जब आप पाल्पेट कर रहे हो तो क्रैकलिंग साउंड आती है। अब अगला बोल रहा है कि द नर्स शुड फर्दर असेस द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अगर ये आपको फाइंडिंग मिली तो आप मरीज को और असेस करोगे कौन सी प्रॉब्लम के लिए, है ना, इस तरीके का आप असेसमेंट कर रहे हो तो आप कौन सी प्रॉब्लम के लिए मरीज को आगे असेस करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैल चेस्ट, सेकंड ऑप्शन है सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, थर्ड ऑप्शन है इनफिल्ट्रेट सबक्लेवियन आईवी, और लास्ट है न्यूमोथोरेक्स। चार ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैल चेस्ट, सेकंड ऑप्शन है सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, थर्ड ऑप्शन है इनफिल्ट्रेट सबक्लेवियन आईवी, और लास्ट है न्यूमोथोरेक्स। सिम्टम क्या दिए हुए हैं, सिम्टम दिए हुए हैं थोड़ा पफी है, और जब आप पाल्पेट कर रहे हो तो वहां पे क्रैकलिंग साउंड आ रही है, मतलब वहां पे कोई हवा जैसा भरा हुआ है ऐसा दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, जवाब लिखिएगा। कुछ लोगों ने जवाब दिया है और मैक्सिमम लोगों ने जवाब दिया है बी सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा के ये साइन है, मतलब जो आप देख रहे हो, जो पफीनेस है, जो आप पाल्पेट कर रहे हो तो वहां पे क्रैकलिंग साउंड आ रहा है, ये सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा है। ये तो हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि ये जो साइन मिल रहे हैं ये किसके, क्वेश्चन ने आपको क्या पूछा है कि द नर्स शुड फर्दर असेस, फर्दर मतलब और डाटा कलेक्ट करो, किसके लिए, कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, मतलब क्या प्रॉब्लम होने की संभावना है। फर्दर असेस द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, तो इसका मतलब ये जो डाटा है ये जिस बीमारी को बता रहे हैं, जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ये तो आपको बता रहे हैं सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा का, तो इसके लिए तो और असेसमेंट की जरूरत नहीं है, ये तो तय हो चुका है। पर सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा क्यों होता है, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा क्यों होता है, इसके होने का सबसे बड़ा कारण होता है न्यूमोथोरेक्स। कौन सा कारण होता है, न्यूमोथोरेक्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी बनेगा, नॉट बी। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी। मरीज को फर्दर असेस करो कि कहीं उसमें न्यूमोथोरेक्स तो नहीं हो गया, क्योंकि न्यूमोथोरेक्स से सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा बनता है, और सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा में ऐसे पाल्पेट करो तो क्रैकलिंग साउंड आते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी बनेगा। ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है इनफिल्ट्रेट सबक्लेवियन आईवी, तो क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आईवी लगाया हुआ है, और दूसरा वो इनफिल्ट्रेट होता है तो क्रैकलिंग साउंड नहीं आता है ना। आईवी जगह पे इनफिल्ट्रेशन होने पे आपका फ्लूइड जाना बंद हो जाएगा और वहां पे एडिमा हो जाएगा, ये आईवी के साइन होते हैं, और कूल एडिमा होता है इनफिल्ट्रेशन की कंडीशन में। तो कूल एडिमा जो होता है वो इनफिल्ट्रेशन कहलाता है, जो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, कूल एडिमा ये इनफिल्ट्रेशन को इंडिकेट करता है, इसलिए ऑप्शन सी खोटा हो गया। ऑप्शन ए में कह रहा है फ्लैल चेस्ट, ये रिब फ्रैक्चर में देखने को मिलता है। रिब का जब फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर रिब जो होती है उसकी वजह से फ्लैल चेस्ट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही खोटे जवाब है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। प्रेस द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कैन नॉट बी गिवन टू क्लाइंट इन विच एज ग्रुप, कौन सी उम्र वाले ग्रुप के अंदर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं दिया जा सकता, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एज ग्रुप सुनिएगा, फर्स्ट है लेस देन 6 मंथ, सेकंड है 6 to 23 मंथ, थर्ड है 18 to 35 ईयर्स, और लास्ट है दोज हु इज ओवर देन 50 ईयर्स, 50 साल की उम्र से ज्यादा वाले। 4 ऑप्शन लिखे हैं और क्वेश्चन कह रहा है इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीन है वो नहीं दिया जा सकता कौन सी उम्र के मरीजों के अंदर, कौन से एज ग्रुप के अंदर आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं दे सकते। जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, एकमात्र कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का, और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो कि स्वाइन फ्लू दैट इज H1N1 है ना, स्वाइन फ्लू से प्रोटेक्शन में मदद करता है, बर्ड फ्लू से प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज किए जाते हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इसकी डोज जो होती है वो इंट्रानेजल और सबक्यूटेनियस दोनों तरीके से दिए जाते हैं। ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो होता है इसको 6 महीने से छोटे बच्चे में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। करेक्ट आंसर ए बनेगा, बी सी और डी तीनों खोटे जवाब है। कुछ लोगों ने डी जवाब दिया है, 50 साल से ऊपर, ये खोटा जवाब है। 0 to 6 मंथ की एज जो रहती है उस उम्र में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बाकी सारी उम्र में दिया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर है ए, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा।
अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा क्या पूछा जा रहा है और फिर सोच समझ के जवाब दीजिएगा। कंसेप्ट को जरूर लगाइएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है द नर्स रिकॉग्नाइज दैट निमोटॉप दैट इज निमोडिपिन, एक दवाई है, नाम लिखा हुआ है निमोडिपिन, और ये दवाई जो होती है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। डिपिन दवाई जो होती है वो सीसीबीज कहलाती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जो भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है उनके पीछे डिपिन वर्ड आता है, एम्लोडिपिन, निमोडिपिन, डिपिन वर्ड आता है। इज गिवन टू ए क्लाइंट विद एन्यूरिज्म फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, एक एन्यूरिज्म वाले मरीज को निमोडिपिन दवाई आपने दी है तो क्या रीजन था इसको देने का? फर्स्ट है प्रिवेंट द इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम इनटू द सेल, सेकंड है रीस्टोर द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर टू ए नॉर्मल रीडिंग, थर्ड है प्रिवेंट द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, और लास्ट है डिसॉल्व द क्लॉट दैट हैज फॉर्म्ड। निमोडिपिन दवाई का रोल क्या है? तो देखिएगा कंसेप्ट बहुत सीधा है कि निमोडिपिन दवाई जो है उसको क्लॉट के डिसॉल्व के लिए तो नहीं देते हैं, ये डिसॉल्व तो नहीं कराती है। जो दवाई क्लॉट का डिसॉल्व कराती है उसको थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, थ्रोम्बस का लाइसिस करने वाले एजेंट, ये क्लॉट को डिसॉल्व करने वाले एजेंट होते हैं, इनको थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट कहते हैं। तो ये तो जवाब नहीं बनेगा। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को प्रिवेंट करने वाली जो दवाई होती है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को प्रिवेंट करने वाली जो दवाई होती है, ये दवाई जो होती है एंटी इन्फ्लामेटरी कहलाती है, एंटी इन्फ्लामेटरी। और ये दवाइयाँ ज़्यादातर स्टेरॉइड होती है, ये दवाइयाँ ज़्यादातर स्टेरॉइड ड्रग्स होती है, और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एनसैड टाइप की होती है ना, नॉन स्टेरॉइडल भी होती है। एंटी इन्फ्लामेटरी के अंदर बड़ा नाम तो है स्टेरॉइड। कौन सी दवाई होती है? स्टेरॉइड। और दूसरी दवाई होती है एनसैड, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो इसका मतलब ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी नहीं है। तो डी और सी दोनों ही खोटे हो गए, ये तो जवाब नहीं बन सकते। सी में बी ऑप्शन कह रहा है रिस्टोर द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर टू ए नॉर्मल रीडिंग। तो क्वेश्चन में कहीं भी आपको ऐसा नहीं बोला कि मरीज हाइपरटेंसिव है, तो हमारा पर्पज ये थोड़ी था कि हम मरीज का ब्लड प्रेशर नॉर्मल करें, क्योंकि मरीज हाइपरटेंसिव है ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन तो कह रहा है कि आप एन्यूरिज्म वाले मरीज को दे रहे हो, तो ये ऑप्शन भी खोटा है। बी, सी और डी तीनों खोटे जवाब है। करेक्ट आंसर ये बनेगा कि हम प्रिवेंट करना चाहते हैं इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम इनटू द सेल, और निमोडिपिन दवाई जो है वो कैल्शियम के इन्फ्लक्स को रोकता है सेल के अंदर। इस दवाई को नाम दिया हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये सेल में कैल्शियम के इन्फ्लक्स को नहीं होने देगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो एन्यूरिज्म के रप्चर होने की संभावनाओं को मिनिमाइज करता है। तो जो भी एन्यूरिज्म के मरीज होते हैं उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निमोडिपिन दवाई देते हैं। ये सेल के अंदर कैल्शियम के इन्फ्लक्स को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, जिससे एन्यूरिज्म के रप्चर होने की संभावनाएं कम हो जाती है। इट इज ए प्रिवेंटिव मैकेनिज्म। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, आराम से समझे, क्वेश्चन को समझे, कंसेप्ट को समझे, फिर जवाब दे। और अगर आप कंसेप्चुअल स्टडी करना चाहते हो तो एक ही जगह है, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए क्लाइंट विद सीजर हैज जर्किंग ऑफ द राइट आर्म एंड ट्विचिंग ऑफ द फेस। राइट आर्म की जर्किंग मूवमेंट हो रहा है और फेस की ट्विचिंग हो रही है। इस तरीके का सीजर मरीज लेके आया जिसका राइट आर्म जो है उसमें जर्किंग मूवमेंट हो रहा है और फेस के अंदर थोड़ा थोड़ा ट्विचिंग हो रहा है उस मरीज को। ये सिम्टम मरीज आपके पास में लेके आया है। बट रिमेन अलर्ट एंड अवेयर ऑफ दिस सीजर, लेकिन वो एकदम अलर्ट है, कॉन्शियस है, सीजर के प्रति अवेयर है और उसको पता चल रहा है कि उसके इस हैंड के अंदर सीजर आ रहा है। द बिहेवियर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच टाइप ऑफ सीजर। तो ये सीजर का कौन सा टाइप है? जर्की मूवमेंट, फेशियल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और मरीज अवेयर है, कॉन्शियस है, तो ये कौन सा टाइप का सीजर मरीज को हो रहा है? आंसर लिखिएगा। फर्स्ट है एब्सेंट सीजर, सेकंड है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, थर्ड है सिंपल पार्शियल सीजर और फोर्थ है टॉनिक क्लोनिक सीजर। जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजर कैसा आ रहा है? जर्किंग हो रही है राइट आर्म की और ट्विचिंग हो रही है फेस की। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मरीज जो है वो अलर्ट है, अवेयर है। जो मरीज अलर्ट और अवेयर है मतलब कॉन्शियस है, तो अगर पेशेंट कॉन्शियस है दैट इंडिकेट कि उसको जो है पार्शियल सीजर है, जनरलाइज सीजर नहीं है ना। दो टाइप के सीजर होते हैं। जो जनरलाइज सीजर होता है, जनरलाइज, उसमें मरीज अवेयर नहीं रहता है। जनरलाइज सीजर में मरीज जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। क्या हो जाता है? अनकॉन्शियस। तो एक टाइप है सीजर का। और ये जो सीजर हो रहा है ये जनरलाइज नहीं होकर कैसा सीजर है? पार्शियल। दूसरा सीजर होता है पार्शियल सीजर। और पार्शियल सीजर में मरीज जो है वो क्या रहता है? कॉन्शियस रहता है। क्या रहता है? कॉन्शियस। तो पहली बात तो ये सीजर जो है ये पार्शियल सीजर है, मरीज कॉन्शियस है। ये जनरलाइज सीजर नहीं है, मरीज अनकॉन्शियस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए एब्सेंट सीजर, ये एक तरह का जनरलाइज सीजर है। इसको पेटिट माल एपिलेप्सी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेटिट माल एपिलेप्सी। पार्शियल सीजर, पेटिट माल एपिलेप्सी, या इसी को हम क्या बोलते हैं?
इसी को हम स्टेरिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ये तो जवाब नहीं बन सकता क्योंकि ये जनरलाइज सीजर है। और ऑप्शन डी जो टॉनिक क्लोनिक है ये भी जनरलाइज सीजर है, ग्रांड माल टॉनिक क्लोनिक सीजर GTCS, ये भी एक तरह का जनरलाइज सीजर है। तो ना तो ऑप्शन ए बनेगा जवाब, ना ऑप्शन डी बनेगा, क्योंकि दोनों ही टाइप जो सीजर के हैं ये जनरलाइज सीजर के टाइप में आते हैं। तो ये तो खोटे जवाब हो गए। फिर पीछे बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ऑप्शन बी में लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स पार्शियल और ऑप्शन सी में लिखा हुआ सिंपल पार्शियल। ये दोनों ही पार्शियल सीजर के टाइप है। एक होता है सिंपल पार्शियल सीजर और एक होता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक पार्शियल सीजर जो होता है वो सिंपल पार्शियल सीजर होता है और एक पार्शियल सीजर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर होता है। अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पार्शियल सीजर एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर? फटाफट से कमेंट लिखिएगा, कमेंट लिखिएगा क्या डिफरेंस होता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर के अंदर। जवाब लिखिएगा फटाफट अपना कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। एक होता है अपना सिंपल पार्शियल सीजर और एक अपना होता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। दोनों में क्या डिफरेंस होएगा जवाब लिखिएगा। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, सिंपल पार्शियल सीजर जो होता है उसमें बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं होती है, जबकि कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर जो होता है उसमें बिहेवियर प्रॉब्लम मरीज में डेवलप हो जाती है। सिंपल पार्शियल सीजर जो होता है उसमें मरीज में बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में बिहेवियर प्रॉब्लम हो जाती है, साइक अफेक्ट हो जाती है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दे रहा है इसमें मरीज की साइक अफेक्ट नहीं हुई है ना, उसकी साइक प्रॉब्लम नहीं हुई है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी भी क्या हो गया, खोटा हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, ये होगा सिंपल पार्शियल सीजर। सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सी, और ये होता है सिंपल पार्शियल सीजर, जिसमें मरीज अवेयर है, जिस मूवमेंट जो हो रहा है उससे अवेयर है पेशेंट, ये सिंपल पार्शियल सीजर कहलाता है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा MPCHO जिसका एग्जाम अभी आने वाला है, उसकी फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत जल्दी आने वाली है। अगर आप इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठाना चाहते हो, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, डेली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलने वाले हैं मल्टीपल क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द MPCHO एग्जाम। तो MPCHO की डेली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल द ऐप, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल कर दीजिए। उसी ऐप के ऊपर आपको मिलने वाली है डेली MPCHO के पॉइंट ऑफ व्यू में टेस्ट सीरीज, जो कि सिलेबस वाइज रहेगी। जो सिलेबस MPCHO का है पूरे सिलेबस को कवर करती हुई ये टेस्ट सीरीज आ रही है। तो देर किस बात की है, फटाफट से नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप जो है उसको इंस्टॉल कर दीजिए। सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग और अपना रिव्यू दे दीजिए, और पूरी टेस्ट सीरीज जो है आपको अवेलेबल होने वाली है बहुत जल्द। आगे लेके चलता हूं, इंस्टॉल द ऐप क्विकली, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप तो इंस्टॉल करना ही है। इसके अलावा आप अगर कंसेप्चुअल लर्निंग करना चाहते हैं, आप अगर कंसेप्चुअल स्टडी करना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन क्लासरूम में भी पहुंच सकते हैं टीम नोवल के। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंस्टॉल कर दीजिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप प्ले स्टोर से, और ऑफलाइन अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो पहुंच जाए लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। डॉक्टर MD सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेज शाम को 2:30 बजे से लगती है। अगर आप कंसेप्चुअल स्टडी करना चाहते हैं, नॉटसेट 2021 को क्रैक करना चाहते हैं विद कंसेप्चुअल स्टडी एंड MCQ प्रैक्टिस, तो आप अपने सपनों में जरूर कामयाब होंगे अगर आप टीम नोवल का हिस्सा बनते हैं। तो आज ही ज्वाइन कर दीजिए और अपने सपनों को साकार होते हुए देखिए। तो आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा क्या जा रहा है समझिएगा। इट इज एसेंशियल दैट द नर्स हैव विच पीस ऑफ इक्विपमेंट एट द बेड साइड ऑफ ए क्लाइंट ऑन ए वेंटिलेटर। क्वेश्चन आपके क्या पूछा जा रहा है कि एक मरीज है जो किसके ऊपर है, वेंटिलेटर के ऊपर है। तो क्या एसेंशियल, क्या ये एसेंशियल है क्या चीज कि कौन सा पीस ऑफ इक्विपमेंट जो है वो वहां बेड साइड पे होना चाहिए। मरीज किस पे है, वेंटिलेटर पे है, तो कौन सा इक्विपमेंट बेड साइड होना चाहिए वेंटिलेटरी मरीज के लिए। जो मरीज ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है तो नर्स बेड साइड क्या चीज होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। फर्स्ट है कार्डियक मॉनिटर, सेकंड है इंट्रावीनस कंट्रोलर, थर्ड है मैनुअल रिससिटेटर, और लास्ट है ऑक्सीजन बाय नेजल कैनुला। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। मरीज वेंटिलेटर पे है तो बेड साइड कौन सी चीज अवेलेबल होनी चाहिए, जवाब लीजिएगा। बेड साइड कौन सा पीस ऑफ इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए वेंटिलेटरी मरीज के लिए, जवाब लिखिएगा। कार्डियक मॉनिटर, इंट्रावीनस कंट्रोलर, मैनुअल रिससिटेटर, ऑक्सीजन बाय नेजल कैनुला। क्या जवाब होना चाहिए, बेड साइड। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। वेंटिलेटर पे जब मरीज होता है, याद रख दीजिएगा, वेंटिलेटर पे मरीज है इसका मतलब आप ब्रीदिंग दे रहे हो, और किसी वजह से मान लो वो प्रॉब्लम हो जाए, वेंटिलेटर गड़बड़ हो जाए, ट्यूब आउट हो जाए, कुछ भी हो जाए,
तो उस समय आपको ब्रीदिंग देने वाली यूनिट काम में लेनी है, जो यूनिट ब्रीदिंग दे सके मरीज को, क्योंकि वो खुद से ब्रीथ नहीं ले सकता। तो अगर ऑक्सीजन आप बोलते हो कि नेजल कैनुला, तो यहाँ पे मरीज को खुद को सांस लेना पड़ेगा। वेंटिलेटरी मरीज खुद से सांस नहीं लेता है, इसलिए ऑक्सीजन लगाने से उसको फायदा नहीं होगा, इसको बेड साइड रखने से भी फायदा नहीं होगा। कार्डियक मॉनिटर जो है उससे क्या होगा, अगर मरीज की सांस रुक जाएगी तो ये सांस नहीं देगा। और इन्फ्यूजन कंट्रोलर जो है इसका भी रोल नहीं है। बेड साइड ये सब चीजें यूज की जाती है हॉस्पिटल सेटअप में, पर कंसेप्ट को समझिएगा कि मरीज वेंटिलेटर पे है तो उसका वेंटिलेटर का सब्स्टिट्यूट क्या है। वेंटिलेटर का सब्स्टिट्यूट होता है बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। अगर मरीज की ट्यूब बाहर आ गई, वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट हो गया, वेंटिलेटर जल गया, वेंटिलेटर खराब हो गया, कोई ना कोई अल्ट्रेशन आ गया, टेक्निकल एरर आ गया वेंटिलेटर के अंदर, तो तुरंत प्रभाव से हम क्या कर लेंगे, बैग लगा देंगे, मास्क लगा देंगे, बैग लगा देंगे और मरीज को वेंटिलेट कर पाएंगे। अगर ये सुविधा आपके पास में नहीं हुई, मरीज के पास में नहीं हुई, बेड साइड नहीं हुई, तो आप मरीज को वेंटिलेट कैसे करोगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी, मैनुअल रिससिटेटर आपके पास में होना चाहिए। आपके पास में होना चाहिए बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। क्या होना चाहिए, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। ये बैग एंड मास्क वेंटिलेशन अगर आपके पास होगा तो आप मरीज को आराम से वेंटिलेट कर पाएंगे। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन के ट्यूबिंग पार्ट क्या होते हैं, कैसा दिखता है, क्या तरीका है, कैसे काम करता है, इसके लिए पूरा डिटेल वीडियो लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल है। प्ले लिस्ट पे जाइए, इस चैनल की प्ले लिस्ट पे, और वहां पे आपको जो है जो भी स्किल वाले वीडियो है ना, एक टॉपिक है स्किल प्रैक्टिस वाले वीडियो, उस वीडियो में आपको मिलेगा बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, उसको जरूर देखिएगा, वो आपके बहुत काम आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सी, मैनुअल वेंटिलेटरी व्यवस्था, रिससिटेटर की तरीका, दैट इज बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, आराम से सुनिएगा, समझिएगा और जवाब लिखिएगा। ए क्लाइंट हैज रिटर्न टू द सर्जिकल यूनिट आफ्टर ए लैरिंजेक्टमी। मरीज जो है उसका आपने क्या किया है, लैरिंजेक्टमी करा, दैट इज रिमूवल ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स को रिमूव कर दिया आपने, लैरिंजेक्टमी नाम का सर्जरी किया है। सर्जरी के बाद में मरीज जो है वो रिटर्न हो रहा है सर्जिकल यूनिट से, है ना, मरीज जो है वो सर्जिकल यूनिट से रिटर्न हो रहा है लैरिंजेक्टमी के बाद में। व्हेन सक्शनिंग द ट्रेकियोस्टोमी, जब आप ट्रेकियोस्टोमी का सक्शन कर रहे हो, है ना, मरीज वापस आया है, आपने ट्रेकियोस्टोमी का सक्शन कर रहे हो, ट्रेकियोस्टोमी की हुई है। लैरिंजेक्टमी जिस मरीज का कर देते हैं उसमें ट्रेकियोस्टोमी करनी ही पड़ती है ना, क्योंकि लैरिंग्स को रिमूव कर रहे हो तो रास्ता तो चला गया। तो जिस भी मरीज की लैरिंजेक्टमी करनी है अपने को, उस मरीज में पहले ट्रेकियोस्टोमी की जाती है ना। फर्स्ट ट्रेकियोस्टोमी, पहले अपन क्या करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी, और उसके बाद में क्या करेंगे, लैरिंजेक्टमी, है ना। सेकेंडली लैरिंजेक्टमी सर्जरी होती है, क्योंकि ट्रेकियोस्टोमी आपको पहले करना पड़ेगा। ट्रेकियोस्टोमी जो प्रोसीजर है उसको पहले कैरिड आउट करते हैं और उसके बाद में मरीज का लैरिंग्स को रिमूव कर देते हैं, ताकि मरीज आराम से सांस ले पाए। नहीं तो आपने लैरिंग्स हटा दिया, ट्रेकियोस्टोमी नहीं की, तो मरीज को सांस कहां से आएगा, क्योंकि सांस का रास्ता जो है वो तो जो है आपस में कनेक्शन कट गया। तो ट्रेकियोस्टोमी पहले करता है, फिर लैरिंजेक्टमी। द नर्स शुड नॉट अलाउ द सक्शन प्रेशर ऑन एक्सीड विच लेवल। कितने लेवल से ज्यादा सक्शन का प्रेशर नहीं होना चाहिए, 120 mm ऑफ एजी, 145 mm ऑफ एजी, 160 mm ऑफ एजी, 180 mm ऑफ एजी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ट्रेकियोस्टोमी जब की हुई है और उसका जब सक्शन आप कर रहे हो एक एडल्ट क्लाइंट के अंदर, तो सक्शन प्रेशर शुड बी लेस देन 120 mm ऑफ एजी। 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये तो अलाउ ही नहीं है। 120 से ज्यादा सक्शन का प्रेशर नहीं होना चाहिए, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इससे ज्यादा प्रेशर पे मरीज को नुकसान होने की संभावना है। तो 120 mm ऑफ एजी से ज्यादा सक्शन का प्रेशर नहीं रखते हैं जिस मरीज का आपने लैरिंजेक्टमी किया है, ट्रेकियोस्टोमी किया हुआ है, ट्रेकियोस्टोमी की सक्शनिंग कर रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल चीज है, समझिएगा और फिर जवाब लिखिएगा। व्हाट इज आस्किंग, द नर्स हैज गिवन इंस्ट्रक्शन ऑन पर्स लिप ब्रीदिंग टू ए क्लाइंट विद एम्पाइसीमा। मरीज किसका है, एम्पाइसीमा का है, और उसको आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो एम्पाइसीमा के मरीज को पर्स लिप ब्रीदिंग का इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। कौन सा इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, पर्स लिप ब्रीदिंग का इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट वुड इंडिकेट इफेक्टिव टीचिंग। कौन सा मरीज का स्टेटमेंट, मरीज ने कुछ स्टेटमेंट दिया, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इंडिकेट करता है कि मरीज में टीचिंग जो है वो क्या हो चुकी है, इफेक्टिव हो गई है। जो आपने टीचिंग दी है, मरीज उस टीचिंग को समझ चुका है। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट मरीज ने दिया कि ये टीचिंग इफेक्टिव है। इसका मतलब मरीज समझ गया है कि पर्स लिप ब्रीदिंग कैसे करते हैं। पहला स्टेटमेंट मरीज कह रहा है, आई शुड इनहेल थ्रू द माउथ, मुझे मुंह से सांस लेनी है। पर्स लिप ब्रीदिंग के अंदर माउथ से इनहेल नहीं करते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसका मतलब मरीज नहीं समझा है, तो ये तो जवाब नहीं बन सकता। दूसरा कह रहा है, आई शुड टाइटन माई एब्डोमिनल मसल विद इनहेलेशन। इनहेलेशन करके मुझे अपने एब्डोमेन की मसल को टाइट कर देना है। ये वाल्सोल्वा टाइप के मैनुअल होते हैं,
ये पर्स लिप ब्रीदिंग नहीं होती है। ये स्टेटमेंट भी मरीज का खोटा है। अगर मरीज ऐसा बोल रहा है पर्स लिप ब्रीदिंग के बारे में तो ये मरीज अभी तक समझा नहीं है। हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि मरीज ऐसा क्या बोलेगा कि आपको लगेगा कि मरीज समझ गया है। तो ए ऑप्शन जो मरीज ने बोला है वो खोटा बोला है, इसका मतलब मरीज समझा नहीं। बी ऑप्शन जो मरीज ने बोला है वो भी खोटा बोला है, इसका मतलब मरीज समझा नहीं। सी ऑप्शन जो मरीज ने बोला है आई शुड कॉन्ट्रैक्ट माई एब्डोमिनल मसल विद एक्सहेलेशन, मैं एक्सहेलेशन के द्वारा मेरी जो एब्डोमेन की मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, ये तरीका है पर्स लिप ब्रीदिंग का। अगर मरीज ने ये स्टेटमेंट दिया इसका मतलब मरीज समझ गया। तो सी आंसर ही करेक्ट है, बाकी सारे खोटे हैं। आप लोगों ने जो भी जवाब दिए वो खोटे हैं। करेक्ट आंसर रहेगा सी, आई शुड कॉन्ट्रैक्ट माई एब्डोमिनल मसल विद एक्सहेलेशन। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी आंसर भी यहाँ पे खोटा है, आई शुड मेक इनहेलेशन ट्वाइस एज लॉन्ग एज एक्सहेलेशन, ये भी खोटा जवाब है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही कह रहा है कि आई शुड कॉन्ट्रैक्ट माई एब्डोमिनल मसल विद एक्सहेलेशन। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है, बहुत अच्छे। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा क्या पूछा जा रहा है। ए क्लाइंट इज रिसीविंग थायोडूर, दैट इज थियोफाइलिन। थायोडूर में दवाई होती है वो थियोफाइलिन होती है। द नर्स शुड मॉनिटर थियोफाइलिन ब्लड लेवल। थायोडूर दवाई मरीज ले रहा है, थियोफाइलिन का ब्लड लेवल आप मॉनिटर कर रहे हो। एंड असेस दैट द लेवल इज विद इन थेराप्यूटिक रेंज व्हेन इट इज एट व्हाट लेवल। कोई एक लेवल आया इस दवाई का तो आपको लगा कि ये दवाई जो है वो थेराप्यूटिक रेंज के अंदर है। कौन सी रेंज में है? थेराप्यूटिक। थियोफाइलिन दवाई है, वो दवाई थेराप्यूटिक रेंज में है कब? जब ब्लड में इसका लेवल है, कितना लेवल है, तो आपको नॉर्मल लेवल पता होगा तभी आप जवाब दे पाएंगे थियोफाइलिन का। फर्स्ट है 5 माइक्रोग्राम पर ml, सेकंड है 8 माइक्रोग्राम पर ml, फोर्थ है 15 माइक्रोग्राम पर ml और लास्ट है 25 माइक्रोग्राम पर ml। कौन सा ब्लड लेवल बताता है कि दवाई अपने नॉर्मल लेवल के अंदर है? कितना लेवल अगर दवाई का है इसका मतलब वो नॉर्मल है। जवाब लिखिएगा ए, बी, सी और डी, फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है एंड द करेक्ट आंसर इज, देखिएगा नॉर्मल लेवल जो होता है थियोफाइलिन का होता है 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml, 10 to 20 माइक्रोग्राम। और यही नॉर्मल लेवल होता है, अपने पहले भी पढ़ा है फेनिटोइन दवाई का। फेनिटोइन का भी नॉर्मल लेवल यही है, थियोफाइलिन का भी नॉर्मल लेवल यही है। ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल है 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml। तो इस रेंज में कौन सी रीडिंग है? बहुत बढ़िया, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 15 माइक्रोग्राम पर ml जो है इसी रेंज के अंदर आता है, 10 to 20 माइक्रोग्राम के अंदर। ऑप्शन ए 5 और ऑप्शन बी 8 ये कम है, ये नॉर्मल लेवल से कम है। और ऑप्शन डी 15 जो है वो ज्यादा है नॉर्मल लेवल से। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब हो गए। करेक्ट आंसर सी बनेगा, 10 to 20 के बीच में आता है 15 माइक्रोग्राम पर ml और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही। कई लोगों ने सही जवाब दिया है। देखिएगा अगर ये कंसेप्ट आप समझ पा रहे हो, अगर आपको ये कंसेप्ट को समझने में कहीं दिक्कत हो रही है, समझ नहीं पा रहे हो या समझ पा रहे हो, कुछ भी अगर आपको लग रहा है इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो। समझ में नहीं आना भी आपको सिखाने में मदद करेगा। समझ में आ रहा है तो आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो और समझ में आने की संभावनाएं खत्म हो रही है तो इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा और मेहनत करने की जरूरत है। कंसेप्चुअल स्टडी करने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए और इन कंसेप्ट को बहुत डिटेल से पढ़ने के लिए एक जगह आपको चूज करनी पड़ेगी और वो आपके लिए जगह है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस लोगो के साथ में 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप आपको वहां पे दिखेगा, उस ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और अपना रिव्यू लिख दीजिए। और इस ऐप को लगातार अपने साथ रखिए क्योंकि इन फ्यूचर इस ऐप के ऊपर बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी। 1 by 1 ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है और इन सब चीजों को यूज करके आप अपना एक बेहतरीन भविष्य निर्माण कर सकते हो। तो इंस्टॉल द ऐप एंड जस्ट कनेक्ट विद द नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट एट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दूसरा, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी भी शुरू हो चुका है। लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी जो है वो 2:30 बजे से लगती है। अगर आप कंसेप्चुअल स्टडी करना चाहते हो, अगर आप नॉर्सेट 2021 में सफल होना चाहते हो तो 6 महीने की कंसेप्चुअल स्टडी आज ही जुड़ जाइए टीम नोवल के संग। 6 मंथ की कंसेप्चुअल स्टडी आपको ले जाएगी उस बेहतरीन जगह पे जिसकी कल्पना आपने, आपके माता पिता ने और आपके गुरुदेव ने की है। तो उस बेहतरीन जगह पे, उस सफल भविष्य के लिए आप अपने माता
माता पिता के लिए उस तरह की स्टडी करिए जो स्टडी आपको अपनी इस लाइफ के अंदर सफलता के शिखर तक पहुंचा दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना बिल्कुल ना भूले। और इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथी पर और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, बढ़िया सीख रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर है, कंटिन्यू रहिएगा। कब तक? जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।